दरवाजे पर एक हल्की लेकिन बेताबी से भरी दस्तक हुई तो ड्राइंग रूम में बैठे दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को खींच भरी नजरों से देखा। अगले ही पल दरवाजा खुला और अहमद दुर्रानी तेजी से कदम भरता हुआ अंदर आया। सफेद शलवार कमीज पहने उसे देखकर लग रहा था कि वो वाकई कोई बड़ा जमींदार या मुखिया है। माथे पर नाराजगी की लकीरें, हाथ में मोबाइल और आंखों में वही पुरानी जिद्दी जिद थी। वो सीधा दाहिनी तरफ वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यहाँ आना तो पड़ा है, मगर दिल अभी भी दरवाजे पर खड़ा हिचकिचा रहा है। जमान दुर्रानी ने मूंछों के नीचे एक तेज सांस भरी और उसकी तरफ देखते हुए बेहद सख्त लहजे में बोले, आधा घंटा पहले बुलाया था तुम्हें। उनकी आवाज भारी थी मगर कंट्रोल में थी। पार्टी कब की खत्म हो चुकी है बाहर और तुम अब आ रहे हो, और ऐसी पार्टी रखने की क्या जरूरत थी। कितनी घटिया लड़कियां बुलाई थी तुमने पार्टी में। कितनी मुश्किल से मैंने घर की औरतों को अंदर भेजा। आइंदा मेरी हवेली में ऐसी औरतें दाखिल नहीं होनी चाहिए। और तुम अपना बताओ, कहाँ थी तुम। उनके लहजे के गुस्से ने एक पल के लिए कमरे का माहौल रोक दिया था। हमद ने हाथ से मोबाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा, सिगरेट पी रहा था मैं, इसलिए देर हो गई। मैंने भी मना किया था कि आप मेरी शादी एक अनचाही लड़की से ना करें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर आप क्यों ये उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी बात सुन लूंगा। एक पल के लिए कमरे का माहौल और गहरा हो गया, जैसे हवा रुक गई हो। जमान साहब की आंखें सिकुड़ गईं। वो उसे देखते हुए सख्त लहजे में बोले, क्या हो गया तुम्हें हमद। आखिर कौन सी ऐसी आग लगी कि मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला भी नहीं ले सकता। जिसने तुम्हारी शादी करवाई है वो एक अच्छी लड़की है, क्या कमी उसमें। रंग रूप अच्छा है, सलीकेदार है। अगर गरीब है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। कौन सा तुम्हें उसका पैसा चाहिए था। तुम्हारे पास अपनी दौलत है, तुम कोई गरीब तो नहीं हो। हमद सीधा होकर बैठ गया, मगर उसका लहजा अब भी तेज था। जज्बात दबाए हुए थे मगर हर लफ्ज चुभने वाला था। पापा, जिंदगी के फैसले इंसान खुद करता है। आपने एक गरीब लड़की से मेरी शादी कर दी। पता नहीं कहाँ से आपका दोस्त पैदा हो गया था जो मरते वक्त आपसे कोई वादा लेकर गया था। ठीक है, मैंने निकाह कर लिया, लेकिन कम से कम बता तो देते कि आज रुखसती कर रहे हैं। आपने निकाह करवाया, रुखसती की, इसे मेरे घर के ले आए और अब उसे कमरे में बिठा दिया। यह कहाँ का असूल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन समाज में चलने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जो इस लड़की के पास नहीं है। और ऊपर से मम्मी कह रही कि पोता पोती चाहिए। आखिर हुआ क्या है आप सबको। मेरा शादी किसी से भी हो सकती थी। अगर आप लोगों को मेरी शादी का इतना ही जुनून चढ़ा था तो बस एक बार कह दिया होता, मेरी पसंद की 100 लड़कियां लाइन में लग जाती। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए किसे चुना। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। शाफी दुर्रानी कुर्सी पर जरा आगे झुककर गुस्से वाले लहजे में बोले, हमद, यह क्या तरीका है बात करने का। वो तुम्हारे पापा हैं, तमीज से बात करो। कुछ तमीज और लिहाज होता है, इतना तो सम्मान रखो। हमद ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, चाचू, अगर आप बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो आप मेरे बहुत पक्के दोस्त बनकर घूमते हैं, लेकिन जब मेरा साथ देने की बारी आई तो आप अपने बड़े भाई के साथ खड़े हो गए। तब आपको अपना भतीजा याद नहीं आया। इसलिए अब मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। शाफी साहब एक पल के लिए खामोश रह गए। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे दीवारों के भी कान हों। जवान दुर्रानी ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम चाहते क्या हो। हमद के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इस सबसे परेशान हो चुका है। वो उखड़े हुए अंदाज में बोला, मैं इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे वो नहीं चाहिए। उसे मेरे कमरे से तुरंत बाहर निकालिए। मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानूंगा। उसके शब्द हवा में तीर की तरह लटक गए थे। वो कुछ और बोल पाता इससे पहले ही जमान साहब तेज आवाज में बोले, यह मुमकिन नहीं है हमद। तुम इस रिश्ते को निभाओगे, उसे अपनी बीवी का दर्जा दोगे, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारोगे, और हाँ, हमें पोते पोती भी दोगे। बस बहुत हो गया। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते आए हो, लेकिन अब हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। इस घर में जो लड़की मौजूद है वो एक इंसान है, कोई जानवर नहीं, जिसे तुम एक्सेप्ट ना करने की बातें कर रहे हो। इस घर में उसका सबसे मजबूत रिश्ता अब तुमसे ही है। इसलिए बेहतर है कि अपनी हद में रहो और अपने शब्द सोच समझ कर चुनो। हमद के चेहरे पर नाराजगी और गहरी हो गई। पापा, एक अनजान लड़की के लिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अपने खुद के बेटे से। जमान दुर्रानी की आवाज अचानक ऊंची हो गई। वो अनजान नहीं है, वो अब दुर्रानी खानदान की बहू है, मेरे बड़े बेटे की बीवी है, और उसकी इज्जत, उसकी सुरक्षा, उसको खुश रखना अब मेरी जिम्मेदारी है। और अगर तुम हमारी जिम्मेदारी से पीछे छुड़ाने की कोशिश करोगे, कसम से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
حمد کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانی اور سختی دکھائی دی، جیسے پہلی بار اس نے اس سچائی کا وزن محسوس کیا ہو، مگر اگلے ہی پل وہ غصے میں وہاں سے ہٹ گیا۔ زمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے کہا، اب جاؤ یہاں سے حمد، تم میرے غصے کی حدیں نہیں جانتے، میں تمہارا باپ ہوں اور رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے یہ بھی مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ کمرے میں ایک گہن سناٹا چھا گیا۔ حمد نے اپنے پاپا کی آنکھوں میں کچھ دیر تک گھور کر دیکھا۔ غصہ، مجبوری، ٹھیس سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ پھر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا، موبائل جیب میں ڈالا اور بنا ایک شبد کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے اس کی پیٹھ ایک دم سیدھی تھی مگر اس کے قدم بھاری تھے۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہوا اور ہال میں صرف بڑوں کی گہری اداس سانسیں باقی رہ گئی۔ دوسری طرف اس کے کمرے میں دھیمی سنہرے رنگ کی روشنی جل رہی تھی، جیسے کسی نے پورا اندھیرا ہٹانے کی ہمت نہ کی ہو۔ پردے آدھے کھلے تھے اور سردیوں کی ٹھنڈی ہوا اندر تک آ رہی تھی، صرف باہر کی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کے بیچ میں سجے بیڈ کے کنارے پر رامین چپ چاپ بیٹھی تھی۔ شادی کے لال جوڑے کے نچلے حصے پر اس کی انگلیاں بنا کسی مطلب کے ہل رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی، سانسیں تیز دھیمی ہو رہی تھی اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے وہ کسی انجان فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ غریب نہیں تھی لیکن حالاتوں نے اسے بہت چھوٹا، ٹوٹا ہوا اور بے بس بنا دیا تھا۔ شادی کے سمے بھی اس کے دل میں عجیب سا ڈر تھا اور اب اس اجنبی کمرے میں بیٹھی اسے اپنا وجود بھی پرایا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازہ پوری طاقت سے کھلا، ہوا کا جھونکا اور تیز قدموں کی آواز ایک ساتھ اندر آئی۔ رامین چونک کر ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ حمد کی موجودگی محسوس ہوتے ہی وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ دروازے پر حمد کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال تھا، آنکھوں میں بے قابو غصہ اور اس کے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر تک بس اسے گھورتا رہا جیسے اس کی موجودگی ہی اسے ناگوار گزر رہی ہو۔ پھر اچانک اس کی آواز تیز دھار کی طرح کمرے میں پھیلی، کس کی اجازت سے تم میرے بیڈ پر بیٹھی ہو؟ کیا میں نے تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے؟ رامین بری طرح گھبرا گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ حمد ایک دم اندر آیا، اس کی آنکھوں میں سختی اور بڑھ گئی تھی۔ جواب دو، کیا میں نے اجازت دی تھی تمہیں؟ پوچھا تھا میں نے۔ اس کے شبد کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس گونجنے لگے تھے۔ رامین نے دھیمی اور ڈری ہوئی آواز میں کہا، وہ میں بیٹھ گئی تھی بس، آپ کی بالکل چپ، آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ تمہیں میرے باپ نے یہاں لا کر پھینک دیا ہے، میں نے نہیں، اس لیے میرے سامنے زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ حمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے زور سے بولا، اترو، فوراً اترو میرے بستر سے، فالتو میں میرا بستر تمہاری وجہ سے گندا ہو جائے گا۔ رامین تھرتھراتی ہوئی ترنت کھڑی ہو گئی، اس کے قدم لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ حمد دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا، جیسے ہر قدم سے غصے کو اور خطرناک بنا رہا ہو۔ اس نے آ کر اسے اوپر سے نیچے تک گھورا، پھر تیز لہجے میں بولا، اگر تمہارے دماغ میں یہ جھوٹا خیال آ رہا ہے کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا تو ابھی یہ بات اپنے دماغ میں ٹھوس لو۔ تم میرے لیے صرف اس گھر کی نوکرانی ہو، اس سے زیادہ میری نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں تمہیں اس گھر میں نوکرانی کا درجہ دے رہا ہوں، اسے دھمکی مت سمجھنا، ورنہ میرا بس چلے تو تمہیں ابھی اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ تم میری نظروں میں اس لائق بھی نہیں ہو۔ رامین کی آنکھیں بھر آئی تھیں مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ حمد کی آواز اور سخت ہو گئی تھی، میرے سارے چھوٹے بڑے کام تم کرو گی، میرے کپڑے پریس کرنا، جوتے پالش کرنا، میرا کھانا وقت پر بناؤ گی اور صبح جب میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ کمرے سے باہر نکلو گی۔ تم اپنی مرضی سے اکیلے باہر گئی نا تو ہڈیاں توڑ دوں گا تمہاری، سمجھ گئی؟ مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے، اس گھر میں آئی ہو تو مجھے بھی فائدہ پہنچاؤ۔ رامین نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی حمد اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میرے سامنے بیچاری بننے کی ناٹک مت کرنا، میرے سامنے تمہارا یہ ڈرامہ بالکل کام نہیں آئے گا۔ حمد کی آواز اور تیز ہو گئی تھی، بہت شوق تھا نا تم لوگوں کو زبردستی مجھ سے شادی کرانے کا؟ بتاتا ہوں میں حمد دورانی کیا چیز ہے۔ جب میری مرضی شامل نہیں ہوتی میں سامنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتا، موت کی گھاٹی میں پہنچا دیتا ہوں۔ میری مرضی کے خلاف جانے کی ہمت کی گئی ہے، اتنی آسانی سے تو نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ باپ کو تمہیں ایسی تکلیفیں دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
और अपने बाप को बिजनेस में इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे। रामीन का दिल कांप उठा। उसने अपने दोनों हाथ खुद में समेट लिए थे, जैसे खुद को बचाने की यह आखिरी कोशिश हो। हमद ने नापसंदगी से उसे देखा। जाओ और यह कपड़े चेंज कर लो। यह छन छन की आवाज़ मेरा दिमाग खराब कर रही है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हमद के आखिरी वाक्य में सख्ती के साथ साथ एक अजीब सी नफरत भी थी। रामीन की सांस रुकने लगी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, शायद कोई सफाई, शायद कोई रिक्वेस्ट करना चाहती थी, मगर हमद ने उसे घूरते हुए तेज आवाज में कहा, जाकर बदलो यह सब अभी। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? यह कहते हुए उसने उसके कंधों को जोर से पकड़ा और उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ धक्का देने लगा। रामीन के कदम कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो 2 कदम आगे बढ़ी, खुद को संभाला और फिर धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज के साथ पूरा कमरा जैसे खामोश हो गया था, मगर बाहर खड़े हमद के अंदर का सारा गुस्सा अब भी दहकते अंगारों की तरह जल रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ देर बाद वो बाहर आई। हमद मुंह नीचे किए गहरी नींद में सो चुका था। वो भी बिल्कुल चुपचाप उसके बगल में लेट गई थी। एक पल के लिए हमद की आंख खुली थी, मगर उसने नजरअंदाज किया और सोता रहा। अगली सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ रोशन हुआ था। कमरे में सुबह की नर्म हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की किनारों से धूप अंदर झांक रही थी, मगर माहौल में खामोशी ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। रामीन की आंख धीरे धीरे खुली। उसके जिस्म में थकान फैली हुई थी और दिमाग में कल रात हमद के बोले शब्द भी घूम रहे थे। कुछ देर वो यूं ही छत को घूरती रही, जैसे खुद को समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो। आखिरकार उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर उठकर बैठ गई। उसका सर चकराया, मगर उसने झुककर कदम नीचे रखे और वॉशरूम की तरफ गई। पानी के ठंडे छींटे लगे तो थोड़ी देर के लिए दिल की बेचैनी कम हुई। बाहर आई तो हमद अभी गहरी नींद में था। उसका चेहरा रात वाले गुस्से से खाली था, जैसे सारी कड़वाहट नींद में जाकर शांत हो गई हो। लेकिन रामीन के लिए उसकी नींद भी डर का साया बनी हुई थी। वो खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, बाल सीधे किए, दुपट्टा ठीक किया और उसके जागने का इंतजार करने लगी। उसे जबरदस्त भूख लग रही थी। रात से उसके गले से सिर्फ पानी उतरा था, मगर उसने खुद को रोक लिया था। उसने कहा था कि जब तक वो नहीं जागेगा वो नीचे नहीं जाएगी। यह ख्याल उसे और बेचैन करता जा रहा था। 2 घंटे और गुजर गए थे। कमरे की घड़ी की सुइयां चीख चीख कर वक्त बता रही थी। उसकी भूख अब कमजोरी में बदल रही थी। ठीक 10 बजे अचानक दरवाजा बजा। रामीन उछल कर उठी और तेजी से दरवाजे की तरफ गई। खोला तो सामने घर की नौकरानी खड़ी थी। मैडम, नीचे आप दोनों को बुलाया है। रामीन ने घबराकर पीछे सोए हुए हमद की तरफ देखा। साहब सो रहे हैं? उन्होंने मुझे मना किया था कि जब तक वो जागे नहीं मैं नीचे न जाऊं। आप बता दीजिए, जब वो उठेंगे तो मैं आ जाऊंगी। नौकरानी ने हैरानी से देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छा ठीक है मैडम, फिर आप इनके साथ ही आ जाइएगा, वरना सच में साहब बहुत गुस्सा करेंगे। यह कहकर वो चली गई। रामी ने दरवाज़ा बंद किया और पलटकर कमरे में आ गई। अब वो कभी बैठती, कभी खड़ी होती, कभी टहलने लगती। भूख से उसका जिस्म कमज़ोर पड़ रहा था और हर पल जैसे उसका इम्तिहान ले रहा था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। रामी ने बिना सोचे अपने हाथ सीने पर रख लिए। भूख अब दर्द बनकर फैल रही थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। वक्त फिसलता गया और शाम के तकरीबन 4 बजे पीछे बिस्तर की चादर की हल्की सी मुसरसराहट ने कमरे की खामोशी भंग कर दी। हमद ने आलस भरे अंदाज में आंखें खोली। पहले छत देखी, फिर सामने रखी घड़ी, फिर उसकी नज़र सोफे पर बैठी रामीन पर जा टिकी। वो चौंक कर सीधा हुआ। यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ तुम्हें? उसका उतरा हुआ चेहरा ना जाने क्यों हमद को परेशान कर गया था। रामीन फौरन खड़ी हो गई। उसने अपने दुपट्टे का किनारा हाथों में समेट लिया। मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत। मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। वो अब चाह कर भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाई थी। उसकी आवाज़ फटने लगी थी, आंखें भर आई थीं। मुझे रोना भी आ रहा है, प्लीज़ कुछ खाने को दे दीजिए। आपने कहा था ना कि आपके बिना नीचे नहीं जाना है। हमद ने उसकी हालत देखी तो कुछ पल चुप रहा, फिर माथे पर बल डालकर बोला, अगर इतना बुरा हाल था तो मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या तुम्हें मरने का ज्यादा ही शौक आ गया है? वो कुछ कहने वाली थी, मगर हमद ने
سامنے پڑا انٹرکام ترنت اٹھایا اور غصے بھرے انداز میں بولا، 2 منٹ میں ناشتہ بھیجو اوپر، ابھی دیر مت کرنا۔ سیٹ رکھ کر وہ رامین کی طرف پلٹا، اور یہ کیسی آواز نکال رہی ہو؟ ٹھیک سے بات کرو، دھیمی آواز میں کیوں بات کر رہی ہو؟ میرے سامنے یا بیچاری بننے والی حرکتیں مت کیا کرو۔ نہ جانے کیوں اچانک اسے فکر ستانے لگی تھی۔ رامین فوراً سر جھکا گئی۔ جی میں بس ڈر گئی تھی رات کو، آپ بہت غصے میں تھے۔ حمد نے ناراضگی سے سانس چھوڑی، جیسے اس کی صفائی اسے اور بری لگ گئی ہو۔ اب یہ ناٹک بند کرو۔ وہ کمرے کے وارڈروب کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور بولا، میرے کپڑے نکالے ہیں یا نہیں؟ رامین دھیرے سے بولی، جی رکھے ہوئے ہیں، واش روم میں بلیک جینز اور وائٹ شرٹ نکال لیا ہے۔ حمد بنا کچھ کہے کپڑے اٹھاتا اندر چلا گیا۔ دروازہ دھیمی آواز سے بند ہوا۔ رامین وہیں کھڑی رہ گئی، بھوک، کمزوری اور خاموش ڈر کے بیچ، جس سے وہ اب بھی پوری طرح سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ کچھ ہی پلوں بعد کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نوکرانی کھڑی تھی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے۔ وہ کھانا اندر رکھ کر چلی گئی۔ رامین بنا کچھ بولے سیدھا کھانے کی اور گئی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ وہ چاہ کر بھی انتظار نہیں کر پائی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد لانج کی لائٹیں پوری طرح جل رہی تھیں۔ شام کی ہلکی ٹھنڈک کھڑکیوں کے پردوں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی، مگر اندر کا ماحول گرم، بھاری اور ٹینشن سے بھرا ہوا تھا۔ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھے تھے، زمان صاحب اپنے خاص رتبے کے ساتھ، شافع صاحب گہری خاموشی میں، سارا بیگم سخت چہرے کے ساتھ، اور کچھ دوسرے گھر والے بھی جن کی آنکھیں اس دروازے کی طرف ٹکی تھیں۔ دروازہ کھلا۔ حمد اور رامین دھیرے دھیرے لانچ میں داخل ہوئے۔ رامین کے قدم ہچکچا رہے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ مضبوطی سے دامن کو پکڑے ہوئے تھے۔ حمد بالکل سیدھی گردن اور اکڑے ہوئے انداز میں تھا، جیسے یہاں وہی اکیلا شخص ہو جسے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے۔ خاموشی کچھ پل بنی رہی، پھر زمان صاحب اپنی سخت مگر گمبھیر آواز میں بولے، اتنی دیر سے کیوں جاگے ہو تم؟ بچے کو بھی تم نے کمرے میں بند کیا ہوا تھا، وہ اب ناشتہ کر رہی ہے۔ انسانیت ہے تم میں یا وہ مر چکی ہے؟ شام کے 4 بجے تم ناشتہ کمرے میں منگوا رہے ہو، جبکہ نوکرانی بتا رہی تھی تمہاری بیوی 10 بجے سے جاگی ہوئی ہے اور تم نے اسے آرڈر دے دیا کہ تمہارے بنا کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ پاگل ہو تم؟ یہ بات سیدھی حمد پر پڑی تھی۔ حمد نے ناراضگی سے گردن موڑی، اس کا چہرہ تپ سا گیا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس لڑکی کو چھوڑ دوں؟ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے طلاق دینے میں مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ آپ بس حکم کیجیے، طلاق دے دیتا ہوں، پھر جہاں مرضی ہو بلا لینا۔ سب چونک گئے۔ رامین کا ہاتھ اور سختی سے لپٹ گیا تھا، ڈر کے مارے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ حمد غصے میں آگے جھکتے ہوئے بولا، اس نے غصے اور گھمنڈ سے بھرے شبد پورے کمرے میں پھینک دیے، میں جب چاہوں سوؤں گا اور جب من کرے گا اٹھوں گا، مجھے کوئی سکھائے گا نہیں، اور یہ میری بیوی ہے نا، تو اسے میں اپنے حساب سے چلاؤں گا۔ یہ کہاں جائے گی، کس سے ملے گی، کب کمرے سے باہر نکلے گی یا کیا کھائے گی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی اس میں ٹانگ اڑانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حمد کے ایک ایک شبد میں زہر تھا۔ اس نے اپنی آواز اور اونچی کی، آج سے یا شام کے 8 بجے ہی کمرے سے باہر آئے گی، یا دن بھر بھوکی رہے، پیاسی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں اس میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا۔ کمرے میں جیسے اچانک ہوا رک گئی تھی۔ زمان صاحب نے اسے دیکھا، ان کی نظروں میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ بیٹا، اتنا غصہ اور ضد مت کرو کہ بعد میں پچھتاوا ہو، وہ بھی ایک انسان ہے۔ میں نے تمہاری شادی کسی بے جان چیز سے نہیں، انسان کی بیٹی سے کروائی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حمد نے ترنت اپنی آواز اور تیز کر دی، پاپا آپ، وہ کچھ اور بدتمیزی کرتا۔ اس سے پہلے ہی سائرہ بیگم بہت تیزی اور سختی سے بولی، بس بہت ہو گیا یہ سب۔ سائرہ بیگم نے تیز لہجے میں کہا، زمان آپ خاموش رہیں، اور تم؟ انہوں نے حمد کی طرف انگلی اٹھائی، یہ کون سا طریقہ ہے اپنے پاپا سے بات کرنے کا؟ فوراً چپ ہو جاؤ، میں اب تمہاری بکواس بالکل نہیں سنوں گی۔ میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے حمد کے غصے کو سیدھے چنوتی دی تھی۔ حمد تیزی سے کھڑا ہوا، اس کے اچانک کھڑے ہونے سے قالین ہل سا گیا۔ اس نے اپنی ماں کو غصے سے اتنی بری طرح گھورا کہ پورے لیونگ روم میں ترنت سناٹا پسر گیا۔
वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाया, यह जो लड़की आप और आपके शौहर मेरे लिए लाए हैं ना, आप दोनों बस उसी को संभालिए। मुझे हिदायत देने या सीख देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। आप सबने मिलकर मेरा मूड खराब कर दिया है। क्या मैं अभी कोई छोटा बच्चा हूँ? हर बात पर मुझे टोका जाएगा। यह मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत बैठो, बस मैं थक गया हूँ आप सबसे। उसका आखिरी वाक्य कमरे में जोर से गूंज उठा। फिर वो तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दरवाजा जोर से बंद हुआ। वो आवाज पूरे घर में फैल गई। लिविंग रूम में एक गहरी उदासी भरी खामोशी छा गई। रामीन वहीं बैठी सबको देखती रही। उसकी आंखों में उलझन थी, दिल में डर था और दिमाग में बस एक ही सवाल था, यह सब क्या हो रहा है और क्यों? उसे यकीन नहीं हो रहा था, जैसे दुनिया उसके सामने कोई अजीब नाटक कर रही हो। घर के लोग उसे देख रहे थे, पर कोई भी इस पल उसका अकेलापन महसूस नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद सायरा बेगम से पूछकर वो अपने कमरे में चली गई। रात का अंधेरा अब गहरा हो चुका था। तकरीबन रात के 2 बजे जब हमद कमरे में आया तो बाहर हॉल की धीमी पीली रोशनी उसके पीछे से आ रही थी। कमरे में हल्की ठंड थी और खिड़की से आ रही हवा में थोड़ी नमी थी। रामीन बिस्तर के किनारे सो रही थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। हाथ सीने के पास थे और सांसें धीरे और गहरी थीं। हमद ने अपने जबड़े भींच लिए। उसके कदम धीमे थे लेकिन भारी थे, जैसे हर कदम गुस्से से भरा हो। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक पल के लिए उसने सख्ती और अपमानजनक नजर उसके सोते हुए वजूद पर डाली और अचानक से वो चिल्लाया, तुम किसकी इजाजत से सोई हो? उठो अभी के भी। उसकी आवाज की गूंज दीवारों से टकराई और वो लड़की एकदम से जाग गई। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर दिमाग जाग गया। वो घबरा कर बिस्तर से नीचे उतरी और सीधी खड़ी हो गई। उसके पांव नंगे थे और हाथ कांप रहे थे। हमद हाथ बांधे उसे देख रहा था, जैसे उसकी हर सांस का हिस्सा मांग रहा हो। उसने उसे देखते हुए फिर सख्ती से पूछा, हमद अपनी बीवी रामीन के सामने खड़ा था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। उसने जोरदार अपमानजनक तरीके से सवाल किया, जब पापा शाम को मेरी क्लास ले रहे थे तो तुम चुपचाप क्यों बैठी थी? अपनी जबान बंद क्यों रखी तुमने? उसकी आवाज रूठ थी। तुम यह कह नहीं सकती थी कि तुम भी आराम कर रही थी? और नौकरानी से यह बोलने की क्या जरूरत थी कि मैंने तुम्हें नीचे आने से मना किया था? रामीन डर के मारे अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सच में सो नहीं रही थी, सच में नहीं। मैं कमरे में घूम रही थी और नौकरानी आई तो मैंने उन्हें भी मना किया था कि मैं आपके साथ ही नीचे जाऊंगी, और मैं बड़ों के सामने अचानक कैसे कुछ कह सकती थी? हमद हल्की से बेइज्जती वाली हंसी हंसा और एकदम उसके करीब आ गया। अब वो उसके इतना पास था कि रामीन अपने चेहरे पर उसकी सांसों की गर्मी भी महसूस कर सकती थी। मेरे सामने यह मासूम बनने का नाटक बंद करो। तुम 2 थप्पड़ खाने के लायक हो, समझी? रामीन डरकर पीछे से झटके से पीछे हट गई, मगर पीछे दीवार आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हमद ने अब जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की, पर उसका अंदाज पहले से ज्यादा खतरनाक था। और अब तुम मेरी बीवी हो ना? उसने पूछा। तो तुम्हें अपना फर्ज भी निभाना पड़ेगा। रामीन चौंक कर उसे देखती रही। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, मैं फिर से कह रहा हूँ। हमद ने अपना एक हाथ उसके कंधे के पास दीवार पर टिकाया, उसे पूरी तरह से घेरते हुए। 20 साल की हो तुम, अच्छी तरह जानती हो कि हस्बैंड वाइफ के बीच क्या रिश्ता होता है, इसलिए मुझे मेरा हक चाहिए। रामी ने धीरे से गर्दन झुका ली। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। मैंने तो कल भी मना नहीं किया था, आप तब गुस्से में थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तैयार हूँ। उसके जवाब पर हमद थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा। उसके चेहरे का गुस्सा थोड़ा भी कम नहीं हुआ था, लेकिन उसकी नजरों में अब एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी, जैसे रामीन की हाँ ने उसे और ज्यादा परेशान कर दिया हो। उसने एक लंबी सांस ली और सीधा खड़ा हुआ। फिर उसने रामीन की ठोड़ी को आराम से पकड़ा और ऊपर उठाया। ठीक है, तो कल
उसने तुरंत अपना हाथ हटाया और पीछे हट गया, लेकिन उसकी आवाज में अकड़ अब भी थी। तुम मेरी बीवी बन गई हो तो फायदे मुझे भी मिलने चाहिए। वो लड़की अपने दोनों हाथ मजबूती से पीछे जोड़कर खड़ी रही। उसका दिल धड़क रहा था मगर उसके पैर नहीं लड़खड़ाए। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। हमद धीरे धीरे उसकी तरफ आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि कोई और गहरी बेचैनी थी। वो उसके सामने आकर रुका, गहरी सांस ली। उसकी आवाज बेहद सख्त थी। मैं देखता हूँ आज तुम सच में मेरी बीवी बनोगी या बस कहने के लिए बोल रही हो। रामीन ने आंखें नीचे कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे रामीन की तरफ झुकता जा रहा था, जबकि वो कसकर आंखें बंद किए हुए होने वाले बदलाव को कबूल करने के लिए तैयार हो गई थी। अगले ही पल उसने रामीन को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था और धीरे धीरे वो अपनी सारी हद तोड़ता जा रहा था। उस रात उसने उनके बीच के सभी दीवारों को पूरी तरह से गिरा दिया था। 2 दिन बाद डाइनिंग रूम में दोपहर की धूप खिली हुई थी। खिड़की के कांच से आती रोशनी टेबल पर रखे साफ गिलासों पर छोटे पीले धब्बे बना रही थी। दोनों अंदर आए। हमद सख्त तेज कदमों के साथ आगे था। रामीन उसके पीछे दबे हुए कदमों से चल रही थी, जैसे उसे हर कदम पर डर लग रहा हो। हमद आकर कुर्सी पर बैठा तो रामीन भी चुपचाप उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ आपस में मुड़े थे और गर्दन झुकी हुई थी। थोड़ी देर बाद नौकरानी अंदर आई और खाने की ट्रे टेबल पर रखी। ट्रे में गरम दाल, चावल और एक रोटी थी, बस। अगले ही पल एक तेज धमाके की आवाज आई। हमद ने पूरी ट्रे को गुस्से में दोनों हाथों से उठाया और जमीन पर पटक दिया था। बर्तन टूटकर चारों तरफ बिखर गए थे। गरम दाल फर्श पर फैल गई, चावल भी बिखर गए थे। आवाज इतनी अचानक और तेज थी कि रामीन का दिल उछलकर गले तक आ गया था। वो घबराकर तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। हमद उसकी तरफ घूमा और दहाड़ पड़ा। तुम्हें इस घर में क्यों लाया गया है? मेरे काम करने के लिए? मेरा ख्याल रखने के लिए? तो फिर नौकरानी क्यों खाना लगा रही है? मैं पूछ सकता हूँ। उसके शब्द चारों तरफ गूंज उठे थे। रामीन पलकें झपकाती हुई हकलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता था। मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं, वरना मैं बना देती आपके लिए। वो कुर्सी पर हाथ मारता हुआ चिल्लाया। अब बोल रहा हूं ना, जाओ और बनाओ मेरे लिए नाश्ता। मैं यहीं बैठकर इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। अब तुम ही बनाओगी घर का खाना। बहुत आराम कर लिया तुमने। रामीन घबराकर एक पल उसे देखती रही, फिर डरते हुए बोली, अच्छा अब क्या खाएंगे यह तो बता दीजिए। उसके चेहरे पर जैसे आग भड़क चुकी थी। थप्पड़ खाओगी तुम? तब समझ में आएगा कि सुबह नाश्ते में क्या खाया जाता है। रामीन फौरन पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। उसके कदम तेज थे, आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। किचन के अंदर खामोशी थी, सिर्फ गैस पर चाय उबलने की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से पराठा बनाया, चाय बनाई। बार बार हमद की डांट उसके कानों में गूंज रही थी। माथे पर पसीना, दिल में अजीब सी घबराहट थी। 15 मिनट बाद वो ट्रे उठाए लिविंग रूम में वापस आई थी। ट्रे सामने टेबल पर रखी और धीरे से बोली, आपका नाश्ता। वो ट्रे को देखकर नाक सिकोड़ता हुआ बोला, इतना भारी नाश्ता कौन करता है सुबह सुबह? रामी ने हिम्मत करके धीरे से जवाब दिया, दोपहर के 3 बज रहे हैं, यह तो खाने का वक्त ही हुआ, बस यह कहना था। वो गुस्से में आगे झुका। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बहुत जबान चलने लगी तुम्हारी। उसने उंगली उठाकर धमकी भरे लहजे में कहा, यह जुबान ना मैं तुम्हारी गर्दन में लपेट दूंगा अगर मेरे सामने से चलाने की हिम्मत की तो। रामीन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके हाथ कांप उठे थे। वो तेजी से कुर्सी खींचकर खड़ा हुआ और घुर्राया, निकल जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल लेकर रामीन के होंठ कांप रहे थे, मगर वो हिम्मत करके धीरे से बोली, मैं क्या मुझे खाना नहीं देंगे? वो एकदम वापस पलटा। उसकी नजरें रामीन के चेहरे पर थम गईं। बैठो और ठूंस लो, बल्कि तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। उसने कुर्सी जोर से पीछे धकेली, फर्श पर चरमराहट फैली और फिर तेजी से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। रामीन कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही। उसकी पीठ आंखों से ओझल हो गई। फिर वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गई।
उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। सामने पराठा चाय सब भाग छोड़ रहे थे, मगर उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया था। उसने छोटे छोटे निवाले मुंह में डालने की कोशिश की, मगर गला रोने की वजह से बंद हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। वो फिसलते हुए बिना रुके ऐसी खामोशी में बह रहे थे कि सिर्फ उसकी सिसकियों की हल्की सी आवाज महसूस हुई। बाकी सब कुछ बेजान बेजान था, जैसे किसी ने इस दोपहर को भी सजा बना दिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था। पूरा 1 महीना बीत चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की हल्की पीली लाइट सोफे के किनारों पर चमक डाल रही थी। हमद सोफे के एक तरफ टेक लगा कर बैठा था और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती नीली सफेद रोशनी उसके चेहरे पर फैली हुई थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थीं जैसे वो अपने अंदर के गुस्से को शब्दों में उतारने की कोशिश कर रहा हो। वॉशरूम का दरवाजा धीरे से खुला और रामीन धीरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर गहरी थकान झलक रही थी, आंखों में हल्की सी नमी थी और उसके कदमों में अजीब सी घबराहट थी। वो कुछ पल दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी रही और उसे देखती रही, लेकिन हमद पूरी तरह से लैपटॉप में खोया हुआ था, जैसे उसे रामीन के कमरे में होने का एहसास ही न हो। फिर वो धीरे धीरे चलकर हमद के करीब आई। जैसे जैसे फासला कम होता गया, उसका दिल उतनी ही जोर से धड़कता गया। आखिरकार वो जमीन पर हमद के पैरों के पास बैठ गई। उसने झिझकते हुए अपने हाथ उठाए और उन्हें हमद के घुटनों पर रख दिया। हमद चौंक गया। उसकी नजरें स्क्रीन से हटीं और रामीन पर जम गईं। कुछ देर तक वहां गहरी खामोशी छाई रही, लेकिन इस खामोशी में भी इतना ज्यादा टेंशन था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रामीन ने अपना सर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी थी और लड़खड़ा रही थी, जैसे बात करने से पहले भी उसे इजाजत मांगनी पड़ रही हो। वो कुछ देर चुप रही और फिर सिर झुकाए हुए ही बोली, हमद सुनिए, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसका गला भर आया था। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है और मैं अभी तक जा नहीं पाई हूँ। सब मुझे बहुत याद कर रहे होंगे और कल तो हम सबके लिए बहुत दुख भरा दिन है। मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। प्लीज, क्या आप मुझे कल लेकर चलेंगे या कम से कम किसी के साथ भेज देंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसका पूरा लहजा विनती से भरा हुआ था। हमद ने अपना लैपटॉप बंद नहीं किया। उसने बस अपनी नजरें और ज्यादा सख्त करके रामीन पर टिका दी। शादी हो चुकी है ना? वो बेहद ठंडे लहजे में बोला। तो इसका मतलब है कि पुराना सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम्हारी नई जिंदगी मेरे साथ शुरू हो चुकी है। बीती हुई बातों को भूल जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे सारे रिश्ते अब सिर्फ मुझसे ही जुड़े हैं। रामीन के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो फौरन रोने लगी। ऐसा जुल्म मत कीजिए, वो गिड़गिड़ाई। वो मेरी फैमिली है, मैं आपकी हर बात मानती हूँ। जो आप कहते हैं वही करती हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं इसे अचानक कैसे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ सकती हूँ? आंसू तेजी से उसके गालों पर फिसलने लगे थे। उसने हाथ जोड़ रखे थे और अब वो हमद के घुटनों पर कांपने लगी थी। हमद की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हें पता है, उसने धीरे मगर असरदार लहजे में कहा, जब किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी के साथ जबरदस्ती बांध दिया जाता है तो कैसा महसूस होता है? रामीन एक पल के लिए रोना भूल गई। उसकी सांस रुक गई थी। हमद झुका और रामीन की आंखों में सीधा देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम वही दर्द महसूस करो जो मैं हर रोज कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती बांधा गया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी हमसफर बनो। यह बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। वो नम आंखों से हैरान होकर हमद को देखने लगी। वो और आगे बोला, लेकिन मैं रह रहा हूँ, है ना? मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना? तो अब तुम भी वही करोगे जो मैं चाहूंगा। रामीन धीरे से पीछे हट गई। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर तुम यहाँ नहीं कर सकती तो अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ये शब्द चाकू की नोक जितने तीखे थे। रामीन के होंठ कांपे। उसने आंसुओं के बीच अपनी आखिरी कोशिश की, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मैं बस कुछ घंटों के लिए चली जाऊं। रामीन अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि हमद ने अचानक अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसके इस बर्ताव से साफ था कि रामीन की बातें उसके लिए बिल्कुल बेकार हैं और कोई मायने नहीं रखती। उसने झटके से लैपटॉप बंद किया, लेकिन उसने रामीन की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी नहीं देखा।
اس نے بس اتنا کہا، بات یہیں ختم ہوتی ہے، اور اتنا کہہ کر اس نے صوفے کے پیچھے اپنی گردن ٹکا لی اور آنکھیں بند کر لی، جیسے رامین کی ریکویسٹ، اس کا درد، اس کی آنکھوں کی نمی، سب کچھ اس کے لیے فالتو ہو۔ رامین ہتاش ہو کر وہیں زمین پر بیٹھی رہی۔ اس کا ہاتھ اب بھی حمد کے گھٹنے کے پاس تھا، مگر وہ ہاتھ اب خالی محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اسے اس کی پوری ہمت، آواز اور اس کا پورا وجود ہی چھین لیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ اگلے دن رامین کے لاکھ ریکویسٹ کے باوجود حمد اسے اس کے پاپا کے گھر نہیں لے گیا۔ قریب ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ رامین کے اسپتال کے کوریڈور کی تیز سفید فلورنس لائٹ آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر حمد کو اس وقت نہ تو روشنی، نہ شور اور نہ ہی لوگوں کی موجودگی میں سے کچھ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا جب اسے گھر سے گھبرایا ہوا فون آیا کہ تمہاری بیوی اچانک بے ہوش ہو گئی ہے اور ہم اسے اسپتال لے آئے ہیں۔ یہ سنتے اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا ہو۔ وہ کرسی کو دھکا دے کر اٹھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے سیدھے اسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کے قدم بے ترتیب تھے، کیونکہ اسے بس ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ ضرور کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کوریڈور میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے مامی پاپا کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ پوچھ پاتا اس سے پہلے ہی سائرہ بیگم اچانک اٹھ کر خوشی سے اس کے گلے لگ گئیں۔ حمد، تمہیں بہت بہت بدھائی۔ ان کی آواز خوشی، حیرانی اور پیار سے بھری تھی۔ تم باپ بننے والے ہو، رامین پریگننٹ ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے، ہم دادا دادی بننے والے ہیں۔ حمد جیسے پتھر کا بن گیا۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں، جیسے اسے خود اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا ہو کہ اس نے کیا سنا ہے۔ زمان صاحب بھی اٹھ کر اس کے گلے لگے اور بولے، شکریہ بیٹا، تم نے میری بات کا مان رکھا۔ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو بس۔ مگر حمد کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کا دماغ اب بھی اس خبر کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ کچھ دیر تک بس کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں سے دھیرے سے نکلا، کہاں ہے وہ؟ پاس کھڑے ایک نرس نے نرمی سے جواب دیا، ادھر روم میں ہے، ڈرپ لگی ہوئی ہے، وہ کافی گھبرائی ہوئی ہیں، مل لیجیے، انہیں اچھا لگے گا۔ حمد صرف جی کہہ سکا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور حیرانی کا ایک عجیب ملاؤ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے روم کے دروازے کی طرف اٹھا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر کچھ دیر تک رکا رہا، جیسے اندر جانے سے پہلے اسے خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہو۔ پھر اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں ہلکی شانت سفید روشنی تھی اور بیپ بیپ کرتی مشین کی آواز آ رہی تھی۔ سامنے بستر پر رامین لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں تھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ ڈرپ سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت کمزور اور اکیلی لگ رہی تھی۔ حمد دروازے میں کھڑا رہا اور کچھ پل تک اسے دیکھتا رہا، پھر وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ حمد کے لہجے میں سختی تو تھی، مگر کہیں گہرائی میں ایک دبا ہوا ڈر بھی سنائی دے رہا تھا۔ ماں بننے کا شوق پورا ہو گیا؟ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ رامین کی آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ سامنے وہ کھڑا تھا، وہی انسان جو کل تک اسے ایک لفظ پر ڈانٹ دیتا تھا، اور آج اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر لہجے میں الجھن، ڈر اور غصہ چھپا ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، دیکھیے آپ خود میرے قریب آئے تھے، یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ خود کو گناہ سے بچانا چاہ رہی تھی۔ حمد نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، کیا میں تمہیں کچھ بول رہا ہوں؟ میں نے تمہیں ڈانٹا ہے کیا؟ تمہاری طبیعت ہی پوچھ رہا ہوں نا۔ پھر وہ تھوڑا آگے جھکا، بتاؤ کیسی ہے طبیعت؟ کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے؟ اگر کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے اچانک اپنا ہاتھ رامین کے پیٹ پر رکھا۔ اس کا اسپرش بہت ہلکا اور ڈرا ہوا تھا، جیسے اسے چھونے سے بھی وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ اسے تکلیف نہ دے دے۔ رامین نے آنکھیں نم کرتے ہوئے سر ہلایا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، ممی نے ڈاکٹر سے ساری بات کر لی ہے، رامین نے دھیرے سے بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ بس تھوڑی ساودھانی رکھنی ہوگی۔ حمد نے گہری سانس لی، اچھا ٹھیک ہے، میں ایک بار خود بھی ڈاکٹر سے بات کر لوں گا۔ پھر وہ رامین کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ رامین دھیرے سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ حمد نے ایک تیکھی ہنسی دبائی، اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور خاص کر تمہارے لیے تو بالکل نہیں، مگر اس کی نظریں،
اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور اس کے چہرے پر دکھ رہی ٹینشن، یہ ساری باتیں خود اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر رہی تھیں۔ وہ پوری طرح جھنجھلایا ہوا، گھبرایا ہوا اور اپنے اندر کسی بڑی ذمہ داری سے لڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور رامین وہ پہلی بار حمد کی آنکھوں میں وہ چیز دیکھ رہی تھی جس کی اسے کبھی امید نہیں تھی، ڈر اور شاید تھوڑی سی فکر بھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ایک مہینہ بیت گیا تھا۔ لیونگ روم میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، مگر حمد کا دھیان بار بار کچن کے روشن کاؤنٹر اور وہاں سے آتی برتنوں کی ہلکی آواز پر جا کر ٹک جاتا تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا مگر اس کے اندر کی بے چینی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ صوفے کے کنارے بیٹھا تھا، آستینے چڑھائے ہوئے اور اپنی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر دبائے جا رہا تھا، جیسے کسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی اس کی نظر کچن کی طرف گئی، وہاں نوکرانی دکھائی دی تو وہ فوراً سیدھا ہو کر بولا، رامین کہاں ہے؟ نوکرانی نے رک کر دوپٹہ ٹھیک کیا اور بولی، میڈم آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، کچن میں ہیں۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سا ٹینشن تھا، جیسے وہ خود کو مجبور کر کے چل رہا ہو۔ کچن کا دروازہ کھلا تو مسالوں کی بھینی خوشبو کے ساتھ ہلکی سی سیٹی کی آواز گونجی۔ رامین گیس کے سامنے کھڑی تھی، اوپر سے آتی سفید روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس میں تھکان صاف دکھ رہی تھی۔ حمد نے اشارے سے دونوں نوکرانیوں کو باہر جانے کو کہا اور وہ تیزی سے باہر نکل گئیں۔ پھر وہ دھیرے سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوتے ہوئے بھی رامین کے کندھے تن گئے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور ہلکا سا چونک گئی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ حمد نے جان بوجھ کر ہلکی سختی چھپاتے ہوئے کہا۔ بھوت ہوں میں، کھا جاؤں گا تمہیں؟ وہ اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے بولی، نہیں میں بس گھبرا گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ چائے بنا دوں؟ چائے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جواب دیا، میرا گھر پر کھانے کا موڈ نہیں ہے، ہم دونوں باہر جا رہے ہیں ابھی۔ رامین پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کے سامنے ٹک گئی اور بے چینی سے بولی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ آواز دھیمی تھی، کھانا بن چکا ہے، میں نے بریانی بنائی ہے، پاپا کی پسند کا قورمہ بھی، اور میٹھے میں کھیر آپ کو پسند ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حمد نے ایک گہری سانس لی، اس کے چہرے پر بے صبری کی لکیر ابھر آئی تھی۔ میں نے کہا نا ہم باہر جا رہے ہیں، یا کھانا گھر والے کھا لیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ رامین کی نظریں اچانک کچن کی کھڑکی سے باہر کے اندھیرے پر جا ٹکیں۔ شام ہو گئی ہے، میری ممی کہتی ہیں پریگننٹ عورتیں شام کے بعد باہر نہیں جاتی، اچھا نہیں ہوتا۔ حمد تنگ آ کر اس کے قریب آیا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ دماغ زیادہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں۔ اس بار رامین پوری مضبوطی سے کھڑی رہی، جیسے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہ ہو۔ نہیں، اس کی آواز میں وہ ہچکچاہٹ نہیں تھی جو ایک مہینہ پہلے اس کے چہرے پر ہوتی تھی۔ آپ مجھے چاہے ڈانٹ لیں، ناراض ہو جائیں، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ مجھے میرا بچہ بہت پیارا ہے، میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ ایک پل کی خاموشی دونوں کے بیچ جم گئی۔ گیس پر ہلکی سی کھڑکڑاہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ حمد اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، چلو چل کر ڈنر کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گا۔ رامین کی آنکھیں ایک پل کے لیے پھیل گئیں، جیسے اسے یقین ہی نہیں ہو رہا ہو کہ حمد کو یہ بات یاد ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ حمد منہ بنا کر بولا، ہاں یاد ہے، اب چلو۔ رامین نے دھیرے سے اپنا سر نہ میں ہلا دیا۔ اگر آپ کو کچھ کھانے کا شوق ہے تو آپ گھر پر منگوا سکتے ہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ بچے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ حمد نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر انجانے میں اس کی نظر رامین کے پیٹ پر جا ٹکی، وہاں جہاں ایک نئی ذمہ داری چپ چاپ پل رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ کچھ کہے بنا پیچھے مڑا، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ دروازہ دھیرے سے بند ہوا، مگر ماحول میں ایک عجیب سا بوجھ باقی رہ گیا تھا، ایک ایسا بوجھ جو دونوں کی زندگی بدلنے والا تھا، چاہے وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ وقت اپنی رفتار سے اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 15 دن اور بیت چکے تھے، اب ان کی زندگیاں بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ حمد جو بات بات پر رامین کو ڈانٹ دیتا تھا، اب اس کے ساتھ پیار سے پیش آنے لگا تھا، اس کے ساتھ نرمی دکھانے لگا تھا۔ ڈائننگ ہال میں ہلکی گرم روشنی اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ لمبی میز پر بھاپ نکلتی ہوئی ڈشیں
सजी थी कोरमा, बिरयानी, कबाब और बीच में सलाद, जिसे अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं था। पूरा परिवार खाना खाने में बिजी था। चमचों की हल्की आवाज और कभी कभार जमान साहब के खांसने की सख्त आवाज माहौल में घुल मिल रही थी। मगर एक ही शख्स था जिसका ध्यान खाने पर नहीं था। वो था हामिद। उसकी नजरें बार बार किचन के दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जैसे वो कुछ तलाश कर रहा हो। उसका दिल बेचैन था और हाथ एक जगह टिक नहीं पा रहे थे। वो बार बार पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता, फिर छोड़ देता। साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर बाद रामीन किचन से बाहर आई। उसके हाथ में खीर का बाउल था। वो खामोशी से मेज तक आई, बाउल रखा और रुककर सबको देखने लगी। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर फिर भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हमद ने जैसे ही उसे देखा, उसके अंदर का सब्र टूट गया। वो सीधा होकर बैठा और सबके चेहरों की तरफ देखते हुए जोर से बोला, देखिए, इसका दूसरा महीना चल रहा है। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब यह किचन का कोई काम नहीं करेगी। चमचों की आवाज एकदम रुक गई। सबने चौंक कर हमद को देखा। यह वही हमद था जो शादी के शुरू में रामीन से 2 फुट दूर बैठकर भी आंखें फेर लेता था। सायरा बेगम ने झटके से पलकें झपकाईं। अरे बेटा, हमने तो इसे कहा ही नहीं कि यह खाना बनाए। जमान साहब ने भी नरमी से बात आगे बढ़ाई। हाँ भाई, यह तो अपनी मर्जी से किचन में खड़ी थी। हमद ने माथा सिकोड़ा, दोनों हाथ मेज पर रखकर झुका और बोला, हाँ, अब मैं हुक्म दे रहा हूँ। इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने कहा है इसे आराम की जरूरत है। रामी ने फौरन बीच में बात काट दी। हल्का सा चौंक कर बोली, कब कहा डॉक्टर ने? मुझे तो याद नहीं है। डॉक्टर ने तो कहा था आखिरी महीनों में ध्यान रखना है। अभी तो उसने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। इससे पहले ही हमद बोला, चुप रहो तुम। हमद की आवाज सख्त नहीं थी, मगर उसका लहजा साफ था। वो इस वक्त बहस के मूड में नहीं था। मुझे पता है क्या करना और क्या नहीं। बैठो यहाँ। सुबह से लगातार किचन में खड़ी हो, तबीयत खराब हो सकती है। पाँव देखो कितने सूज गए हैं। यह कहकर उसने एक नजर सब पर डाली। मेज के आसपास बैठे सब लोग अपनी हंसी रोक रहे थे। कुछ की नजरें नीचे थी, कुछ ने पानी के गिलासों के पीछे अपनी मुस्कुराहट छिपाई थी। जमान साहब ने तो अपने होंठ काट लिए थे हंसी रोकने के लिए। यह सब देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें हमद का यह नया रूप हैरान भी कर रहा था और खुशी भी दे रहा था। सायरा बेगम ने मुस्कुराहट को अपने दुपट्टे के नीचे दबाया और नरमी से बोली, हाँ बेटा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, पाँव सूज जाते हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, थोड़ी थकान तो लग रही है, पर जब आप कह रहे हैं तो ठीक है। अब हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। हमद ने गहरी सांस ली, जैसे इस बात पर तसल्ली चाहता हो। फिर उसने रामीन के सामने वाली कुर्सी को खींचकर पास किया और सख्त लहजे में बोला, बैठो। बस अब तुम कोई काम नहीं करोगी। रामीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बैठ गई। वो चुप थी, मगर साफ लग रहा था कि उसके दिल की नाराजगी की जगह अब एक अजीब सी नरमी पैदा हो रही थी। वो नरमी जो जबान से कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप दिल के किसी कोने में जगह बना लेती है। पर जमान साहब ने हल्के से गला साफ किया और कहा, अच्छा भाई, अब खीर परोसो। बहू ने इतनी मेहनत की है। और हमद, तुम भी खीर खाओ। आज तो तुम्हारी बात ही आखिरी लग रही है। हंसी की हल्की फुसफुसाहट पूरे माहौल में फैल गई थी और पहली बार हमद ने इन आवाजों को अनदेखा नहीं किया। वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पता हो कि वो मजाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि उसकी बदली हुई फिक्र देखकर खुश हो रहे हैं। रामी ने सर झुका लिया। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो अब अकेली नहीं है। वक्त तेजी से गुजर गया और 4 महीने बीत गए थे। रामीन बेड के किनारे बैठकर अक्सर बच्चों के कपड़े देखती थी। छोटे छोटे रंगीन कपड़े, नरम टोपियां और मोजों के जोड़े उसके हाथ में थे। उसकी आंखों में बेहद खुशी थी और हल्की उलझन भी। थोड़ी देर बाद हमद वॉशरूम से बाहर आया। उसके कदम खामोशी से पड़े, पर उनमें वजन था। उसने रामीन को देखते हुए कहा, कितनी बार देखोगी ये कपड़े? अब रख दो, तुम्हें सोना भी है। दवाई भी तुमने ठीक से नहीं ली और खाना भी नहीं खाया। रामीन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आपको पता है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, बता नहीं सकती आपको। मार्केट में मेरा और सामान लेने का मन था, पर आप जल्दी ले आए। हमद उसके करीब आया और बोला, मैं तुम्हें दोबारा ले जाऊंगा, पर तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक घुमाता रहूं।
जो दिल चाहेगा ले लेना, अभी भी तो इतना सारा सामान लिया है। रामी ने कपड़े गोद में रखते हुए हंसकर कहा। शुरू के दिनों में तो मैं रोज 4 बार कपड़े बदलवाऊंगी। कितना मजा आएगा। हमारा छोटा सा बेबी होगा, मैं उसे पूरे घर में घुमाऊंगी। हमद झट से बोला, मेरे बच्चे को इस तरह नजर लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम भी तो खुद को ढक कर रखा करो। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रामी ने हैरानी से पूछा, क्या मैं सच में प्यारी लग रही हूँ? उसके चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई थी। हमद ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी मम्मी कहती हैं जब औरतें प्रेगनेंसी में खूबसूरत लगती हैं तो बेटी पैदा होती है। रामी ने नर्म आवाज में पूछा। हाँ, मैंने तो पूछा ही नहीं। आपको बेटी चाहिए या बेटा? हमद ने प्यार से कहा, मुझे तो बेटी चाहिए। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरी प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी हो, जिससे मैं खूब प्यार करूं। उसके बाद जितने बेटे होने हो होते रहें। रामी ने खुशी से सिर हिलाया। और अगर अपने अगली बार भी बेटी हुई तो? हमद मुस्कुराते हुए बोला, मुझे 4-5 बेटियां हो तो भी मैं उन्हें रानी की तरह रखूंगा। लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, मैं सोच को बदल दूंगा। रामी ने आंखों में खुशी के आंसू भरकर कहा, आप जानते नहीं मुझे इस बच्चे के आने की कितनी ज्यादा खुशी है। तो क्या अब आप मुझसे प्यार करते हैं? उसने पूछा। हमद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, प्यार का तो नहीं पता, लेकिन अब तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो, क्योंकि यह खुशी सिर्फ तुम ही मुझे दे सकती हो। रामी ने किसी तरह अपने दिल की तेज धड़कन को कंट्रोल किया। अपने हाथों से बच्चे के छोटे छोटे कपड़ों को सहलाते हुए वो बोली, मैं भी चाहती हूँ कि यह खुशी आपके साथ बांटूं, हर पल, हर मुस्कुराहट। हमद ने उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। बेड के आसपास बच्चे के छोटे कपड़े बिखरे थे। कमरे की हल्की आरामदायक रोशनी में दोनों की आंखें खुशी से चमक रही थीं। एक नई जिंदगी शुरू होने की उम्मीद और प्यार ने उन्हें भर दिया था। 9 महीने बीत चुके थे। आज वे अस्पताल में थे। कॉरिडोर में पूरा परिवार बेचैन खड़ा था। हर कोई ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को टकटकी लगाए देख रहा था। समय बहुत धीरे चल रहा था और हर गुजरता पल चिंता और बेचैनी से भरा था। अचानक एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। उसने हमद को देखते ही कहा, डॉक्टर आपको अंदर बुला रही हैं। हमद की जैसे सांस रुक गई। उसने दबी आवाज में पूछा, मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? यह तो डिलीवरी रूम है। नर्स घबराई, मुस्कुराई और बोली, आप आ सकते हैं। हमद तेजी से अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। रामी दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों में डर और जिस्म में बेपनाह थकावट थी। डॉक्टर ने फौरन कहा, इनकी हालत बिगड़ रही है, ये दर्द सह नहीं कर पा रही हैं, आपको इन्हें हिम्मत देनी होगी। इनके बच्चेदानी का सर्विक्स बहुत छोटा है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। हमद ने गहरी सांस ली और रामीन के पास गया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में बोला, रामीन, मैं यहीं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, यह सब तुम हमारे लिए कर रही हो। रामीन ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मुश्किल से बोली, हमद, दर्द बहुत है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूँ? हमद ने सिर हिलाया और बोला, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दो। अब बस सांस लो, यह पल भी गुजर जाएगा, बस मुझे देखती रहो। रामी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। दर्द की हर लहर पर हमद उसे सहारा दे रहा था। वो कभी उसके माथे पर हाथ रखता, कभी हौसला देता। धीरे धीरे रामीन के जिस्म का तनाव कम होने लगा, पर दर्द की तेजी बनी रही। अचानक बच्चे के रोने की पहली आवाज गूंज उठी। हमद ने अपनी सांस रोकी। उसने चीखी आवाज को एक पल के लिए भुलाकर रामीन की तरफ झुककर कहा, देखो, यह हमारा बच्चा है, हमारी खुशी, अपना सारा दर्द भूल जाओ। रामीन की आंखों में आंसू और खुशी दोनों दिखाई दे रही थीं और वह भी बच्चे की तरफ झुक गई। डॉक्टर ने बच्चे को साफ करके हमद और रामीन के सामने रखा। हमद ने धीरे से बच्चे की नाक के पास हाथ लगाया, उसके मुलायम बालों को छुआ और बोला, यह हमारा बेटा है, हमारा सब कुछ। देखो, तुमने यह सब सहा, यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ, मुमकिन हुआ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रामीन धीरे से बोली, हमद, मैं भी बहुत खुश हूँ, यह सब आपके साथ की वजह से ही हो पाया है।
حمد نے اس کے چہرے کو چھوا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، تم نے ہر پل میرا ساتھ دیا ہے، میں تمہیں اب کبھی تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارا سب کچھ ہے اور میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ کمرے میں پیار اور نئی زندگی کی مہک تھی، بچے کا دھیما رونا، ماں باپ کی خوشی اور پریوار کی مسکراہٹ، سب ایک ساتھ گھل مل گیا تھا۔ حمد نے رامین کو گلے لگا لیا، تینوں ایک پل کے لیے دنیا سے الگ ہو کر صرف اپنے احساسوں میں کھو گئے تھے۔ یہ پل پورا تھا، درد کے بعد سکون، ڈر کے بعد خوشی اور تکلیف کے بعد پیار کی سب سے اونچی تصویر، جہاں ایک پریوار کی نئی شروعات اور پیار کی گہرائی سب ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دھنیہ واد۔